जी के लेफ्ट फेस पर फोर्स कितना लग रहा है, वो क्या है, क्या लिखेंगे तो बताओ, एन, यही तो निकालना है। जो सॉलिड सॉलिड जो कांटेक्ट फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन इफ दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल रिएक्शन नाम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। एक बच्चे से मैंने कहा कि ये ग्राउंड है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर रहेगा, तो ऐसा उसने बनाया। नाम क्या है इसका, इस फोर्स का, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल ही, नॉर्मल का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। तो ये कैसे हो सकता है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये हो गया, इसको एन कह दिया। बस न्यूटन ने क्या कहा है, एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, न्यूटन ने कहा है कि नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो कितना है नेट फोर्स, n-3 की 3 माइनस n तो पड़ेगा n-3 is equal to m into a is 1, so n is equal to 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। कई बार यहाँ n लिख देते हैं तो n बच्चे काट देते हैं, तो इसमें न्यूटन लिख देते हैं, 1 is equal to 4 प्रूव कर देते हैं। हो गया B3, any doubt B3? Now let us move to, अब मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, इसमें मिलेगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ, संडे संडे जो जितने उसके जो एक हफ्ते में हम लोग पढ़ेंगे उसका, जैसे अब नेक्स्ट संडे तुम लोगों का नहीं होगा है ना, नेक्स्ट संडे 12th वाले का, उनको बुला लेंगे, तो मतलब एक ऑल्टरनेट से उसमें हो सकता है मैथ्स वाले सर को बोल दूंगा, वो बुला लेंगे, ना तुम लोग पढ़ने को मिलेगा। परेशान आपसे कुछ मैथ पढ़ती नहीं मैं, तो देखो आगे देखो, H1 में स्यूडो फोर्स। आगे आ जाओ, पेज नंबर 15 क्वेश्चन, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 11 मिला सबको, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 11 सबको मिल गया, जागृति, विदिशा, Just a second, sir. Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. ठीक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द शोन एलिमेंट, assume all surfaces to be smooth if n represents magnitude of normal reaction between block and wedge, then acceleration of m along horizontal equals। करो क्वेश्चन, ट्राई करो बच्चों, पहले समझो क्वेश्चन क्या है, कर लिया होगा तुम लोगों ने कि नहीं, तुम्हारा क्या समझ तो कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में 11, पेज नंबर 15 क्वेश्चन 11 मिला, तो सेक्शन, हाँ पेज नंबर 15 क्वेश्चन 11 नहीं मिला, हाँ ठीक, मिल गया दिव्या, तो कौन सा सेक्शन है, नहीं सेक्शन नहीं, पेज नंबर 15 क्वेश्चन 11, ओके, इसमें सेक्शन नहीं है। Consider the shown element, assume all surfaces to be smooth if n represents magnitude of normal reaction between block and wedge, then acceleration of m along horizontal equals, अरे m का तो horizontal होगा ही, along horizontal क्या मतलब है ना, तो जिसकी सबसे पहले स्टेप जिसकी बात की जाए वो सिस्टम आइडेंटिफाई करना। मेरे स्टेप्स याद करो, सबसे पहले हम जिसके बारे में हमें निकालना है उस सिस्टम को आइडेंटिफाई करना। तो हमें किस पर फोकस करना है, कैपिटल एम पर कि स्मॉल एम पर, कैपिटल एम पर, बहुत बढ़िया, पहली बात क्लियर हो गई, कैपिटल एम पर फोकस करना है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्या, बहुत बढ़िया। सो लेट अस ट्राई
क्वेश्चन नंबर इसने इसमें एडमिट किया है क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 50 दिस द क्वेश्चन। मैंने ये देखो ऐसा बना हुआ है ना, ये क्वेश्चन है सर। ये एंगल थीटा है, इसका मास m है, इसका मास है, ठीक है। सबसे पहले सारे स्टेप्स जो मैंने बताए हैं, पहला स्टेप आइडेंटिफाई द सिस्टम। हमें किसके बारे में बात करनी है, किसके बारे में पूछा गया है? कैपिटल एन। तो कैपिटल एन को अलग कर रहा हूं, तो अलग कर फ्री कर लिया मैंने, कैपिटल एन को मैंने फ्री कर लिया, फ्री कर लिया, फ्री कर लिया। फ्री बॉडी डायग्राम अभी नहीं है, ये फ्री बॉडी है। डायग्राम मतलब सारे फोर्सेस को दिखाना। चलो फोर्सेस के ऊपर दिखाना। सबसे पहला फोर्स हमारे सस्ता फोर्स, तो हम बच्चे बताते हैं लेकिन जैसे ये आगे। और कौन सा फोर्स किधर, कितने नॉर्मल डायरेक्शन? दो। कौन कौन से? एक तो ग्राउंड का और एक ब्लॉक का। ब्लॉक का यही होगा ना? ये गिवन है आपको। देखो n के टर्म्स में आंसर निकालना है। n इज नॉट एन अननोन क्वांटिटी, दिस इज अ नोन क्वांटिटी। बहुत खुशी हुई कि n गिवन है, mg गिवन है। अच्छा ये बताओ बच्चों कि इस ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है? कौन सा फोर्स? देखो वर्टिकल वाले फोर्स हॉरिजॉन्टल के लिए तो कतई जिम्मेदार नहीं है, तो कौन सा फोर्स जिम्मेदार हो सकता है? n। n पूरा पूरा जिम्मेदार होगा कि उसका एक कंपोनेंट जिम्मेदार होगा? बस हो गया काम, है ना, हो गया। देखो हमें रिजॉल्व कर देना है, हमें रिजॉल्व कर देना है। क्या देखो ये हमारा ये n हो गया ना, ये n यही तो धक्का दे रहा है, यही तो इसको इधर धकेलेगा बच्चों, इधर। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, ये n का डायरेक्शन है, और यही तो n है बच्चों। तो इस n का ये वाला जो कंपोनेंट होगा यही तो इसको धकेलेगा। यस सर। तो ये एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो गया। और ये n है, तो n का ये कंपोनेंट कितना हुआ? n cos थीटा। मैंने थीटा के साइड में कंपोनेंट बताया है कई बार, तो ये n cos थीटा हो गया, और ये वाला कंपोनेंट हो गया n sin थीटा। बस रिजॉल्व कर दिया हमने। और इधर ही एक्सेलरेशन होगा। न्यूटन ने क्या कहा है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज n sin थीटा, n sin थीटा इज इक्वल टू n sin theta is equal to what? Capital M into A. So A comes out to be n sin theta by capital M. ऐसा ऑप्शन है कोई? हो गया, कितना आसान, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ज्यादा मतलब बहुत ऐसे हड़बड़ी नहीं क्रिएट करनी है कि पैनिक क्रिएट हो जाता है एक्चुअली। अरे अब क्या करें, अरे शांत हो जाओ भाई, पहले पहला स्टेप कि हमें करना क्या है। अभी देख लो कि किधर है ये नेगेटिव एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू कहां निकालना है? हॉरिजॉन्टल नहीं थे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? किसी को डाउट है क्या? एनी डाउट? नो सर। बहुत। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 15। और जो टेस्ट होगा अगले संडे को एनएलएम पर, उसमें मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस में पूछूंगा, मैं चेंज करूंगा हर क्वेश्चन को, और यहीं पर ऑफलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। ऑफलाइन होगा, जो ऑफलाइन आ पा रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी कोशिश करें कि टेस्ट ऑफलाइन दे कम से कम। तो पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 15। ये देखते हैं कौन बताता है। हो गया विवेक, धनंजय? क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 16। क्या सबको क्वेश्चन मिल गया बच्चों? मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन
कोशिश करो। मैं चेक करता हूँ सारे बच्चों की कॉपी में क्या इसमें लिख सकते हो तुम। इमेजिनेशन का क्वेश्चन है, फिजिक्स का काम है तुम्हें इमेजिनेशन तुम्हारा इंक्लूड करना। जैसे हम इसके मॉड्यूल की खासियत है, जैसे आप आगे पेजेस की तरफ बढ़ते जाएंगे आपको ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा। So this is all about the question. Is the question. ये सिर्फ आपका चेक करता है फिजिक्स के काम में कितने स्मार्ट हो आप थिंकिंग में, ये चेक करना। ये सिर्फ एक काम है तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज कराना, जो आम लोग नहीं देख पाते हैं वो भी तुम्हें दिख जाएगा, यही पता करना है फिजिक्स का काम। ओके, ऑफर करना क्या कंप्लीट कंपोजिट क्या है, पूरी स्टेटमेंट क्या निकालना है, क्या है ये देखो ना, ताकि पता चले क्या है। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा एडवांस टाइप का है तो इमेजिनेशन पहले सोचना है, देखना है नहीं, ऐसे लिखने का कोई फायदा नहीं है अगर कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले पहले तो है क्या ये समझो। अगर इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना हो तुम्हें, बन तो गया ठीक ठाक है ना, अगर डिमॉन्स्ट्रेट करना हो तो कैसे कर सकते हो इसको। क्वेश्चन में आपको समझाओ। क्वेश्चन क्या है समझो बच्चों। ये एक सरफेस आपको दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। तो ये से सारे उधर ऑनलाइन वाले बोल दिया करें कोई एक तो। यस सर। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इधर देखो, इसको कितना क्वेश्चन के हिसाब से इस सरफेस को मैं कितना इंक्लाइंड कर दूं, थीटा के 30 डिग्री, पहले यही डिसाइड कर लो। 30 डिग्री कहाँ है कहीं बाद में लिखा होगा थीटा की वैल्यू। ओके, थीटा इज इक्वल टू ना 30, तो उसमें झगड़ा ही नहीं हुआ। जैसे थीटा ही कोई कह रहा है, कोई 30 डिग्री कह रहा है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन, जैसे कोई थीटा कहे कोई 30 डिग्री, तो इसको मैं 30 डिग्री उठा देता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर ऐसा है, मैंने 30 डिग्री उठा दिया, ठीक है। अब यस सर। इस क्वेश्चन को छोड़ो, अगर मैं इस पर कोई, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा तो ये नीचे स्लाइड कराता है कि नहीं। यस ये देखो कितना एक्सेलरेशन है इसका, उस दिन निकाला था जी साइन थीटा, याद करो कितना एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, याद करो ऐसे। इसका मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग
इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जी साइन थीटा। अब यहाँ पर एक गड्ढा ऐसे बनाया गया, गड्ढा, ग्रूव 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 मतलब अभी डस्टर होता तो पता चलता, डस्टर में किनारे साइड में ऐसा हल्का सा गड्ढा रहता है होल्ड पकड़ने के लिए, थोड़ा सा देखा होगा तुम लोगों ने, हल्का सा ऐसे ग्रूव बना होता है। ग्रूव मतलब कि थोड़ी सी जगह ऐसे निकाल देते हैं, एक नली टाइप की, नलिका कहते हैं हिंदी में, Yes, sir. ऐसे हल्का सा ऐसे ग्रूव मतलब कुछ पोर्शन निकाल ताकि उसमें कोई चीज स्लाइड करने लगे। तो एक ग्रुप बनाया गया है इसमें जो ऐसे नहीं बनाया गया है, उसको किसी एंगल पर ग्रुप बनाया गया है। Yes, sir. तो ये जो ग्रुप बनाया गया है, यहाँ से एक ऐसे एक लाइन बनाई गई है, इसको इसको ना इसका से मटेरियल निकाल करके एक लाइन बनाई गई है। ये वर्टिकल से कितने एंगल पर बनाई गई है, वर्टिकल से, वर्टिकल से वर्टिकल से कितने एंगल पर बनाई गई है, 90 minus alpha. अल्फा, अल्फा कितना गिवन है, ये 3 है, अगर ये 3 है कि कितना, ये 3 है और ये 4 है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये 3 4 है तो अल्फा 53 डिग्री हो गया। अरे बच्चों देखो इधर, सब देखो, अभी देखो लिखने से काम ही नहीं है। ऐसे अब ऐसे आईआईटी को जो तैयारी कर रहे हो, लिखने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ सोचना और टिक करना है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की जरूरत होगी। सबसे कम लिखा रहेगा जो रैंक 1 होगा। तो देखो यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया जो इस लाइन से, वर्टिकल लाइन से कितने एंगल पर, वर्टिकल लाइन से ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है बच्चों, ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है सबको, इससे 53 नहीं, ये कितना होगा, 37 होगा ना, अगर ये 53 हो गया तो, अगर ये 53 होगा 37 होगा। तो इस लाइन से 53 डिग्री पर, 53 डिग्री पर, 53 डिग्री पर एक नली ऐसे बना दी गई, 37 डिग्री पर, 37 डिग्री पर एक ग्रुप बना दिया गया। ये समझे बच्चों, यहाँ पर एक, यहाँ मटेरियल गायब करके यहाँ पर ग्रुप बना देगा 37 डिग्री पर। अब जब कैप को मैं छोड़ूंगा तो उस ग्रुप में सेलेक्ट करेगा ना। अब जब मैं उस ग्रुप में रख करके इसको छोड़ूंगा तो वो ग्रुप के अलॉन्ग ऐसे गिरेगा, उसकी मजबूरी है गिरना ऐसे। Yes. वैसे तो ऐसे गिर जाता है देखो, लेकिन जब यहाँ पर गड्ढा खोद दूंगा हल्का, वो फ्रिक्शनलेस है, और वो गड्ढे वो नलिका से, उस नली से उस ग्रुप से एक जाएगा, तो इसकी मजबूरी है उधर ही जाना ना। हेलो, Yes, sir. Yes. तो इस मजबूरी को इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रेंड, कंस्ट्रेंड, है ना। तो वो आगे है, इसे पढ़ना है कंस्ट्रेंट, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। देखो ध्यान से, तो अगर ये ग्रूव ना होता तो इसका एक्सेलरेशन बच्चों कितना था, जी साइन थीटा। अब ये जी साइन थीटा के कंपोनेंट से ही तो आ पा रहा है भाई, इसका एक्सेलरेशन तो इधर है, तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो, अगर ये एंगल में, ये एंगल कितना है 37 डिग्री है, तो जी साइन थीटा के किस कंपोनेंट से इधर आ रहा है, वेक्टर का कंपोनेंट निकालना आता है, तो वेक्टर इधर है, उसका कंपोनेंट कितना होगा, अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, वेक्टर इनटू cos 37, थीटा के साइड में कंपोनेंट। Yes, sir. यहां तक बताओ किसको समझ में नहीं आया। अगर एक ग्रुप ना होता तो ये ऐसे स्लाइड करके नीचे गिर जाता, बोलो, ग्रुप होने से ये इधर जाके गिरेगा, इधर जाके गिरेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 53 डिग्री गिवन है, ये 37 हो गया, ऐसे गिर रहा है। तो जिसका एक्सेलरेशन था बच्चों, इसके एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट ही तो इसको इधर ला रहा है, तो a cos 37 इज योर आंसर। a पहले ही पता था g cos थीटा, सो आंसर इज g cos थीटा इनटू cos 37, बस हो गया कुछ। आंसर इज एक्सेलरेशन अलोंग द ग्रूव, acceleration along the groove is equal to g sin थीटा। वैसे होता, लेकिन इसका एक कंपोनेंट, अपने कंपोनेंट से ही आएगा, सो दिस इज योर आंसर। जी कितना लेना है, 10 लेना है, sin 10.
sin 37 is 1/2 sin 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री गिवन है ना, और cos 37 कितना होता है 4/5. This is equal to 10 into 1/2 into 4/5. So 5 into 2 is 10, and answer is 4 meter per second square, which is option number. अच्छा, एक्सेलरेशन आ गया, चलो ठीक है. आंसर भी नहीं चेक करना है, अभी तो एक्सेलरेशन निकाला आधा पार्ट. यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ. No, sir. किसी को डाउट? अगर इसको इधर आने दिया जाता इस साइड में तो ये g sin थीटा से जाता, लेकिन इधर की तरफ जो कंपोनेंट है, इसके अलावा जो कंपोनेंट है, अगर इसकी तरफ आने दिया जाता तो इसका कंपोनेंट देखो, अगर इधर की तरफ स्लाइड करने दिया जाता तो कंपोनेंट g sin थीटा होता. यही तो ये होता g sin थीटा, लेकिन उसका एक कंपोनेंट यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तो ये जो आएगा a डैश, ये इस a का भी a cos 37 इज आवर आंसर. बस ये आ गया एक्सेलरेशन. हमें निकालना क्या है? अच्छा ये बताओ ग्रुप की लेंथ कितनी है? अगर 3 4 5 का राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर 3 4 का राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज 5 होगा ट्रिपलेट्स पे. अगर ये 5 है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट के अलोंग एक्सेलरेशन कितना आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 0. टाइम निकालना है, कौन सा फार्मूला? वेलोसिटी निकालनी है. ओके, ये नहीं निकालना है, नहीं टाइम नहीं निकालना है, v निकालना है. u गिवन है, a गिवन है, s गिवन है, v निकालना है. एक फार्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, क्या नाम था? v square is equal to u square plus 2as is your answer. अब देखो कितना आ गया आंसर. v square is equal to u square plus 2 into a into s. So v square is equal to 20. So v is equal to √20. ठीक है, ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बच्चे. बहुत शानदार होता है. खुद बता दिया, अभी पता चलेगा. ये 40 आ गया. 40 को हम चाहें तो 2 रूट के लिख सकते हैं. अभी लिखा चेक कर दें क्या लिखा है 40 ठीक है. सो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसमें नीट वाले बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस कभी भी, अनलेस की आईआईटी ही पेपर ना बनाने लगे, नीट का एक दिन आएगा ऐसा मुझे लगता है, तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा. 50 में से कोई 10 कर लेगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा, है ना. अभी तो जैसे 720 में कितना करते हैं पता है? 680. 720 में 720 किया था एक बच्चे ने नीट के, और उसी को एडवांस में बैठा दो तो वो 50% करेगा, तो भी टॉप कर सकते हैं. तो डिफिकल्टी लेवल अच्छा होता है. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 19, सेम पेज, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 19. कौन सा क्वेश्चन नंबर? पेज नंबर 16 में. जो 12th वाले बच्चे हैं ये भूल गए होंगे सारा. आदित्य क्यों नहीं आए तुम ऑफलाइन? आदित्य, आदित्य कृष्णा,
Yes, sir. ये सब भूल गए हो क्या? ये बात हो रही है। अरे तो फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें, तुम्हारी मदर को। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? तो क्यों नहीं आ रही? आ जाते। यस सर। बताओ। सर आज नहीं नहीं, और किस दिन की बात कर रहा हूँ? ये कैसा क्वेश्चन? आईटी की तैयारी कर रहे हो? आज की बात ही तो हो रही है। सर मतलब नहीं समझ रहे। आज ऑफलाइन क्यों नहीं आए भाई? सर लेट उठा था। अच्छा, तो ये यही समझ में बता दिया करो भी। अरे कितना लेट से? साढ़े कितने बजे से क्लास थी? कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बताओ जल्दी। ये दो इंक्लाइंड प्लेन्स दिख रहे हैं सबको? दो इंक्लाइंड प्लेन्स है बच्चों, सबको दिख रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. इसका इंक्लिनेशन कितना है हॉरिजॉन्टल से? कितना है? और इसका कितना है? 60। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले तो यहाँ गड़बड़ कराया हमने कुछ यहीं से, ताकि बच्चे एकदम से ही ले जाएंगे दिखता है। अब इसके ये तुम्हें पता है बच्चों कि इसमें है क्या, कि अगर कोई भी चीज यहाँ से छोड़ दी जाए तो वो स्लाइड करके नीचे आएगी, और यहाँ से फ्रिक्शनलेस होगा। देखो लिखा होगा स्मूथ है, तो अगर कोई स्मूथ सरफेस पर छोड़ी जाए तो एकदम से ऐसे नीचे आ जाएगी ना। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है ये तो तुम्हें पता ही होता है, जी साइन थीटा। ये पता थीटा, ये थीटा नहीं, तो ये कितना होता है? जी साइन 30। क्यों? और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन 60। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बताओ। ये मैंने Sir, अभी horizontal से क्यों लेते हैं? जो एंगल हम लोग, जो जी साइन थीटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, याद करो। एक क्वेश्चन किया था जिसमें Yes, एक sir. लाइन सरफेस पर, उसमें थीटा, जी साइन थीटा जो फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, वो थीटा जो होता है हॉरिजॉन्टल से होता है। Okay, sir. ये आ गया। अब क्या निकालना है इसमें? निकालना क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन यस सर। ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। रिलेटिव का चैप्टर हो चुका है। A21 निकालना है, हमें क्या निकालना है? A21 की A12, A12 की A21, A21 निकालना है। A21 क्या होता है? नहीं, कैसे लिखते हैं इसको? ओपन कर आगे लिखा तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। बस बताओ कितना आंसर आएगा अर्जुन? A2 माइनस A1। तो सही से बनाओ तभी हो जाएगा, सही से बनाओ, प्रॉपर बनाओ। वेक्टर फॉर्म में करना, मतलब ऐसे आप घटा सकते हो। ऊपर वेक्टर में तो लगा है, ऐसे कोई तो नहीं घटा रहा है कि g√3/2 माइनस g/2। वीडियो वाला काम मत करो। कैसे करोगे?
करना पड़ेगा। देख लो थोड़ी देर। बताओ एक्स, ये क्या करना है हमें, क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है बच्चों? दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन बस। क्या वेक्टर्स का जोड़ना घटाना आता है? कहाँ आता है? ये नहीं कहना कि आता है, नहीं तो हो जाना चाहिए। नहीं आता है, वेक्टर का घटाना नहीं आता है, तो वेक्टर चैप्टर फिर शुरू किया जाए, तो ऐसे सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। जैसे जब नहीं आएगा तो वो फिर चैप्टर पढ़ाने लगे। वेक्टर का घटाना आता है, दो वेक्टर्स का घटाना, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहां पर थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ये फॉर्मूला था वेक्टर्स में, पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, a2 माइनस a1, ये a2, ये सारे बच्चे समझ रहे हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है, a21 का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो कितना है, g/2। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो g3/2। ये बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा था, इस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन है ना, तो फाइनल आंसर से उनको मतलब है। कंप्यूटर है ना ये, वो हमारा जो चेक करेगा, जैसे कोई टीचर चेक करता है तो कुछ आ जाता है कि चलो बच्चे ने थोड़ा बहुत किया है, जैसे वो बहुत इमोशनलेस मशीन है। जैसे इधर से गया उधर से रिजल्ट, इधर से हमारा गया उधर से नॉट क्वालिफाइड आया, नॉट क्वालिफाइड, नॉट, उसको मतलब शर्म भी नहीं आती कि जैसे 10 ने एक तो कर दे, 10 के बाद एक क्वालिफाइड कर दे, तो ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले बच्चों, जब भी तुम्हें दो वेक्टर्स को ऐड करना हो या सेपरेट करना हो, तो जो जो चीजें कॉमन है ना, वो कॉमन चीज यहाँ अंदर ले जाने की जरूरत नहीं होती है, उसको स्क्वायर रूट के बाहर ही लिख लिया करो। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, g/2। G2 अब a2, अब a2 में क्या बचा, a2 का स्क्वायर, अरे a1 का स्क्वायर चाहे तो करो, a1 का स्क्वायर, अब g/2 कॉमन हो गया तो 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसमें g/2 हट गया तो क्या बचा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस -2 इंटू 1 इंटू √3 इंटू दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल a2, a2 वर्टिकल से कितना एंगल पर है, वर्टिकल लाइन से a2 कितना एंगल पर है, 30 डिग्री पर, और a1 कितना एंगल पर है, 60, ये 30 इज सॉल्व करो आंसर करें, तो आई कर देंगे। समझे, चलो देखो आंसर आ गया। आगे कितना आ गया आंसर, g/2 डायरेक्शन, ये तो लिखा होगा, क्या है, ये आना चाहिए ना, फिर दो जगह वर्टिकल डाउनवर्ड लिखा होगा, तो इसका लिखा होगा g/2 वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड तो नहीं लिखा होगा, इसलिए नीचे की सकता है, तो उसको निकालना चाहिए। नहीं चलो अभी को बाद में, यहाँ तक बताओ किसी को डाउट, राज, दिव्या, आदित्य, कृष्णा, दिशा, जागृति, पार्थ, कृतिका, नो नो सर। सर। इसमें क्या गलती कर रहे हो तुम लोग?
क्या गलत कर रहे थे? पहली बड़ी इसमें गलती बच्चे ये करते हैं कि सीधा घटा देते हैं। क्या सीधा घटाने वाला भी ऑप्शन था? तो था ही नहीं। तो g/2√3 - 1 कहीं नहीं लिखा था क्या? चलो तो अच्छा कोड नहीं बन पाया। जैसे मैं अगर बनाऊंगा तो उसमें ये ऑप्शन भी लिख दूंगा g/√2, √3 - 1, ताकि उसका भी सही हो जाए, जो सिर्फ घटा उस समय एग्जाम देते समय उसको अच्छा तो लगेगा कि हाँ चलो बाद में देखा जाए, बाद में कौन सी। बहुत सावधान रहना है, इधर उधर कुछ नहीं रहता। बिल्कुल अप्रोच बिल्कुल सही होना चाहिए, चाहे ना कर पाए हम लोग। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 23। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा है क्वेश्चन? अरे 23 क्या? जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको इसी में से बहुत सबसे सिंपल वाला जो केस रहा होगा वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ये सीख लेते हैं तो और अच्छी बात है, उनका एम्स में भी सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज उनकी काम की चीजें तो पहले ही हो गई है ना। तो सिंपल लॉज जो होते हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फोर्स गिवन होगा, मास गिवन होगा, एक्सेलरेशन पूछ लेंगे, F/m वेक्टर फॉर्म में पूछ लेंगे। ये क्वेश्चंस कर लोगे तो वो फटाफट हो जाएंगे। जल्दी करो ये, जल्दी आराम से, तुम आराम से, है ना। प्रॉपरली लिखना है सोल्यूशन। वो तो नहीं गया, वो तो नहीं हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार काम करते हो। एक्सेल निकाला।
पूरे सिस्टम की बात करो। सबसे पहले पूरे सिस्टम की बात करो बच्चों, क्या पूरे सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। क्या वो दोनों आपस में स्लिप भी कर रहे हैं? जैसे दो चीजें अगर ऐसे जोड़ी करके ऐसे धकेला जाएगा तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे उठ नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। नो सर। नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोनों को एक माना, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है तो दोनों को एक मान सकते हैं। जब दोनों खिसक ही नहीं रहा हो तो एक ही तो हो गया वो। और अगर वो एक ही है तो लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है? अपने आप करो बच्चों, लेफ्ट लेफ्ट जा रहा है कि राइट, दोनों एक साथ? लेफ्ट। कितना एक्सेलरेशन आया? कौन? नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स एफ। और टोटल मास कितना है? हाँ, 2m। तो एक्सेलरेशन आ गया F/2m। सबसे पहले तो ये लिख लो, उसी फिगर के ऊपर एरो लगा करके एक्सेलरेशन का एरो लगाओ और लिख लो कि एक्सेलरेशन है F/2m। बच्चों समझ गए? दिव्या, यस सर। आदित्य, नितिशा, Yes. जल्दी बोलो, हुआ बच्चों? एक्सेलरेशन आ गया तो ढूंढा तो विवेक, आगे तुम क्वेश्चन सुनो बेटे, एक मिनट को ड्राइव करो। किसी का हुआ? लिखा हुआ है two blocks A and B each of mass m are placed on a smooth horizontal surface. The horizontal force F and 2F are applied on the two blocks A and B respectively as shown in figure. The block A does not slide on block B, then the normal reaction acting between the two blocks is। अच्छा ये बताओ, वैसे मुझे लग रहा स्लाइड कर जाना चाहिए, क्या रोक रहा है स्लाइड न करके? एक दूसरे से स्लाइड ना कर पा रहा है तो कोई रोक रहा होगा ना, फ्रिक्शन। उनके बीच में फ्रिक्शन है। अगर दो चीजें ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे धकेलोगे तो स्लाइड कर सकती है। अगर नहीं स्लाइड कर रहे इसका मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है, लेकिन उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। सबने ये लिख लिया बच्चों? अगर मैं सिर्फ एक ही बात करूं तो आप लोगों ने इसका एक्सेलरेशन तो लिख लिया है, क्यों? इतना सबने लिख लिया है। अब अगर इन दोनों के नॉर्मल डायरेक्शन की बात की जाती है तो इन दोनों में से किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तभी तो नॉर्मल डायरेक्शन आएगा। जब दोनों को अलग करेंगे तभी तो उनके बीच का फोर्स दिखेगा। अगर दोनों को एक साथ ही देखोगे तो आपस का जो फोर्स है वो कभी नहीं दिखेगा। अगर दो के बीच का आपस का फोर्स देखना है तो उनको अलग करके देखो तब तो दिखेगा। तो मैंने एक को अलग कर दिया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे दिखाओ, सारे बच्चे इसका फ्री डायग्राम ड्रॉ करें और बताएं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। जल्दी बताओ। एफ बी, नॉर्मल डायरेक्शन एफ, एफ वहां क्यों लिखा है? एफ देखो कहां लग रहा है? एफ यहां लिखा है, तो जहां लगी नहीं देखो, उधर मत देखो ना। एफ ऐसे लिखा है नीचे, तो ऊपर की तरफ कहां है? ऊपर
होता है, ग्राउंड करंट नहीं निकल गया, ग्राउंड करंट होगा कि नहीं, एंड डैश ग्राउंड करंट एंड डैश, और इसका राइट बी करना है, मैंने कौन सा बनाया, अरे ए का बनाया, क्योंकि बी का बनाया बहुत बड़े एक्सेस किधर है, ये एच कौन सा, ये नॉर्मल है क्या, ये सर्विस देखो 90 डिग्री की है, ऐसे मैं क्या करूं, ये जो एन है ये ऐसा होगा, इसको ऐसे धक्का लगा, ये एन हो गया, और कोई कुछ नहीं, और कोई कुछ नहीं, ऐसे ही द्वारा वो दिख रहा है, एन उसको सही है। देखो बच्चों, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये भी देखते हैं। एक तो इसका एमजी बोलो, एक ग्राउंड का नॉर्मल डायरेक्शन एंड डैश, एक इधर से जो दिख ही रहा है बोलो, और एक इसका ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा हमेशा सरफेस की तरफ होता है, सरफेस की तरफ, कभी ऐसे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा सकता, कोई दूसरा धकेलेगा, तो धकेलना तो है, तो धकेलने का फोर्स में एरो ऐसे मत लगाना, एरो हमेशा टुवर्ड्स द प्लेन एंड परपेंडिकुलर, पहले तो ये जिसका करेक्शन हो वो करेक्शन कर ले, इसमें ये सही होना चाहिए, पहली बात, यहाँ तक कोई किसी को डाउट। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, हमें क्या काम करना चाहिए। न्यूटन्स लॉज में मैंने लिखवाया है कि एक्विटी बनाने के बाद सारे फोर्सेस को या तो एक्सेलरेशन या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेना चाहिए, या तो एक्सेलरेशन या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेना, एक्सेल ये तो एक्सेलरेशन बच्चों, तो ये जो एक्सिस होगी, एक एक्सिस की है, एक ये, अब आपको बताना 1 2 3 4 इन चारों में से कौन सा ऐसा फोर्स है जो इन दोनों एक्सिस की तरफ नहीं है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो इन दोनों एक्सिस की तरफ नहीं है, एन नहीं है, तो सिर्फ एन को रिजॉल्व करने की जरूरत है, मैं एन को रिजॉल्व करने जा रहा हूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, एंगल कितना है ये वाला, ये 30 है, ये अगर ये 30 है तो बच्चों ये कितना 30 होगा, ये 60 होगा, एन का ये कंपोनेंट कितना होगा, एन cos 60, और ये कितना होगा, हो गया क्वेश्चन, हो गया, इतना आसान है ना, फिजिक्स इज वेरी सिंपल, एक ही काम करना है, एफबीडी बनाना है, फोर्स को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करने का आपको लॉजिक पता है कि किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, इसका भी आपको लॉजिक पता है। अब मुझे कौन बताएगा कि एक्सेलरेशन के अलोंग नेट फोर्स कितना है, n cos 60 माइनस f, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो n cos 60 है और एक f है, बाकी तो वर्टिकल है ना, तो नेट फोर्स कितना है, n cos 60 माइनस f इज इक्वल टू fa, क्वेश्चन हो गया, cos 60 होता है 1/2 माइनस f इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन क्या निकाला था, f बाई नहीं है क्या आंसर, हो गया, वेरी सिंपल, एनी डाउट, बहुत सिंपल है, लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती अगर हम ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस करके नहीं करेंगे, तो तुम्हारा डर खत्म नहीं होगा, डर खत्म करना है। Sir, can I ask something?
बताओ आप। सर जब f और n cos 60 दोनों एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है तो उनको सब्ट्रैक्ट क्यों किया था? दोनों एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं है, जो f है वो राइट है, f, ओ यस यस सॉरी। और जो n cos 60 वो लेफ्ट है। जीता कौन इन दोनों में? f और n cos 60 में कौन ज्यादा है? n cos 60। n cos 60, क्योंकि उसकी तरफ एक्सेलरेशन है ना, तो जो ज्यादा है वो माइनस कम इज इक्वल टू नेट इज इक्वल टू एम। ओ यस सर। बताओ देखो, ठीक है? और क्लियर? नाउ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी एक क्वेश्चन ही अभी कर नहीं पाओगे, अभी और बताना पड़ेगा उसके बाद। हो गया लगभग सारा है जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, हालांकि ये पेज नंबर पेज नंबर 33, पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 3। इस जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं एडवांस लेवल प्रॉब्लम, एएलपी है ये। जो एक्सरसाइज 4 है ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23, पेज नंबर 23। पर नीचे वाला तो दो है। एक्सरसाइज 4 का थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4 का थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4 का थर्ड क्वेश्चन। उल्टा कर दो। पार्थ क्वेश्चन मिला? पार्थ, यस सर। जागृति क्वेश्चन मिला? Yes, sir. और दिव्या, दिशा, कृतिका, Yes. आदित्य, Yes, sir. who will explain the solution? वेरी इंटरेस्टिंग। सिर्फ लैंग्वेज को समझना है पहले तो, लैंग्वेज बहुत बढ़िया लिखी हुई है। एचसीवी की है ये, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। एचसी वर्मा का नाम जानते हो? हरिश्चंद्र वर्मा उनका नाम है, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, फिजिक्स पर बहुत काम किया है। अच्छे क्वेश्चन बनाते रहते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज करने, ब्रेन को एक्सरसाइज करने का मौका मिले, नहीं तो बेकार हो जाएगा, ब्रेन समझ नहीं पाएगा। जागृति, एनी आइडिया? Sir, I'm still thinking.
हैवी क्या नाम है ब्लॉक, सर? हैवी ब्लॉक मानो 100 किलो का, जैसे हैवी ब्लॉक है तो दिमाग को बनना चाहिए ना वो फिगर, ऐसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, kept on a frictionless surface and being pulled by two ropes of equal mass m as shown in figure. At t is equal to 0, the force on the left rope is withdrawn, but the force on the right end continues to act. Let F1 and F2 be the magnitude of the forces by the right rope and the left rope on the block respectively. ये सिर्फ उसका क्वेश्चन है, अरे सिंपल ऐसे एप्टीट्यूड का, इसमें कुछ लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दो लोग हैं और there are, assume, let's say that there are two persons pulling this heavy block along two different sides. One is pulling along the right and the other pulling along the left using two ropes of equal masses. तो रोप है ना, वो एक ही रोप था, उसको काट करके आधा आधा बांधने के लिए दे दिया गया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल सिचुएशन। दोनों लोग खींच रहे थे, तभी मैं स्टॉप वॉच लेकर उनका कुछ कैलकुलेट करने के लिए गया, और जैसे मैं स्टॉप वॉच में t इज इक्वल टू 0 सेट किया, एक ने खींचना छोड़ दिया। किसने? लेफ्ट वाले ने खींचना नहीं छोड़ दिया। ये समझे मेरी बात? उसके पहले दोनों खींच रहे थे, तो जब दोनों खींच रहे थे तो ब्लॉक किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है ना, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो एक्सेलरेशन 0 था। तो एक्सेलरेशन अगर 0 था तो ये बताओ कि जो हैवी ब्लॉक है उस पर लेफ्ट खींचने वाला जो व्यक्ति है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा था? ब्लॉक पर, रोप पर नहीं, ब्लॉक पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा? जब दोनों खींच रहे तब की बात है, जब दोनों खींच रहे तब की बात है। सर 0। 0 कैसे? अगर मुझे कोई बांध करके खींचे, एक मुझे इधर कोई खींच रहा है, एक कोई इधर खींच रहा है, तो क्या मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं है? एक का फोर्स। सर तो दोनों का फोर्स इक्वल हो जाएगा ना। नहीं तो नेट फोर्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं किसी एक का फोर्स कितना होगा? MA. So the amount of force they are applying to pull you would be the amount of force that is being exerted on you by them. ये सिचुएशन है, अभी दोनों खींच रहे हैं, तो ये बताओ कि जो ये फोर्स F लग रहा है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट में जो फोर्स लगा रहा है वो रोप पर लगा रहा है, तो क्या रोप हैवी ब्लॉक पर भी फोर्स लगा रही होगी? अगर मेरे इस हाथ को रस्सी से बांध कर कोई खींचे तो वो तो रस्सी को खींच रहा है, तो क्या क्या इस मेरे हाथ पर फोर्स आएगा? कितना फोर्स आएगा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। F, देखो भाई कैसे, अभी सिस्टम का जब दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस समय एक्सेलरेशन कितना है सिस्टम का? 0. कब? मेरे आने के पहले मैं t Yes. इक्वल टू 0 पर आया था स्टॉप वॉच लेकर। t Yes. लेस देन 0 का मतलब कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो डिफाइंड नहीं होता टाइम नेगेटिव। अरे मेरे आने के पहले लिखना हो फिजिक्स में तो ऐसे लिखा जाता है, इवेंट स्टार्ट होने के पहले, इफ एन इवेंट स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 0 and I am talking about some other event happened before that event, then I will say that at t less than 0, मतलब 0 के पहले।
तो ये बात सही है कि नहीं? यस ये बताओ, ये भी बात सही है क्या? T is equal to 0 का मतलब जब एक ने खींचना छोड़ दिया तब भी A 0 है क्या? नहीं 0। ये ठीक है। तो जब एक ने खींचना छोड़ दिया तो F कितना है? अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो, जब एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मैं अगर इस रोप का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, लेफ्ट रोप का बताओ कौन कौन से फोर्सेस? एमजी मत बता रही, हॉरिजॉन्टल वाले बताओ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले। ठीक है, और कोई फोर्स है क्या? और कोई फोर्स है क्या? नहीं तो ये रोप तरी नहीं जाएगी अगर अकेला फोर्स रहेगा। ये उससे बना हुआ है ना इससे, तो कोई ये कौन Contact लगा रहा है? कौन लगा रहा है? ब्लॉक। रोप नहीं, रोप पर, ये फोर्स रोप पर लगा रहा है ना कोई। मैं रोप के ऊपर फोर्सेस बता रहा हूँ, तो रोप को इधर उधर कौन नहीं जाने दे रहा है? ये फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन ऐसा। ये जो हैवी ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक जहां बंधा होगा ना, कुछ होगा ना हैवी ब्लॉक में, जहां चिपका होगा, बंधा होगा, कुछ होगा, तो जहां पर हैवी ब्लॉक से बंधा है, ये पॉइंट, वो पॉइंट इस रोप को खींच रहा है कि नहीं? मैंने कह दिया चलो एन, एन कह दिया चलो। वैसे सॉलिड सॉलिड में होता है, लेकिन सॉलिड तो है ही है। रस्सी रस्सी लिक्विड है क्या? रिजिड नहीं, रिजिड में होता है। अब देखो क्या है। अच्छा, इसका अगर एक्सेलरेशन 0 है बच्चों, तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। n इज इक्वल टू f आ गया, yes sir n इज इक्वल टू f आ गया। ये से होगा, yes आपको पता है कि f होता है? ठीक है। ये हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे ये ठीक है बच्चों। तो ये ये n फोर्स किसने लगाया? हैवी ब्लॉक ने रोप पर लगाया, तो रोप ने भी हैवी ब्लॉक पर यही फोर्स लगाया होगा, एक्शन रिएक्शन। yes sir यही चीज अगर मैं राइट वाले रोप के लिए करूंगा तो ये भी वही आ जाएगा। yes इसका मतलब मेरे आने के पहले जब दोनों खींच रहे थे, तो दोनों लोग दोनों लोग नहीं, दोनों रोप्स इस हैवी ब्लॉक पर इक्वल फोर्स लगा रहे थे, और दोनों एफ के इक्वल था। इसका मतलब टी yes sir 0 पर F1 भी F था और F2 भी F था। कौन सा ऑप्शन है? ये आ गया। एक सही हुआ, कई सारे ऑप्शन होंगे, मल्टीपल चॉइस, मोर देन वन चॉइस करेक्ट होगा। यहाँ तक बताओ, पहले पूछ सकता है, सिंगल चॉइस है ना। हाँ, तो आंसर तो आ गया है। ये आगे देखते हैं क्या है। यहाँ तक बताओ कोई डाउट हो तो, यहाँ तक बताओ कोई डाउट हो तो। बहुत सिंपल है, इसमें कैसे, लेकिन लिखा ऐसे था कि आने के पहले t लेस देन 0 फोर्स। किसी को डाउट हो जल्दी बोलो बच्चे, ध्यान से मत बोलो। नीट वाले बच्चे, नीट वाले बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे सिर्फ वैसे बैठे हैं, अगर टाइम उनका और कहीं जरूरी हो तो जा सकते हैं। नीट वाले फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तक ही उनको रहना जरूरी है। उसके बाद के क्वेश्चंस में उनका अपना चॉइस है, वो चाहे तो रहे या नहीं ना। अगर अच्छा सीखना हो तो कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में जाना हो तो भर्ती करने नहीं, पढ़ने के लिए तो मतलब बैठ सकते हो। एक बंगाली डॉक्टर भी होते हैं हमारे उधर गांव में, है ना। कुछ जैसे मैं भी नीट का एक बैच ले रहा था वहाँ हजरतगंज में, तो कुछ ऐसे जवाब देते हैं कि वो बंगाली डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे खतरनाक आंसर उनका रहता है। जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? अरे पार्थ, No, जागृति, no. दीक्षा, ये तो सिंपल ऐसे था, सिर्फ कहानी था, इसमें कुछ था नहीं। अब इसमें ये बताओ कि t ग्रेटर 0 पर क्या होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा सिस्टम का? एक्सेलरेशन t ग्रेटर 0 के बाद क्या होगा? t ग्रेटर 0 में किसने छोड़ दिया आपको खींचना? हाँ? left तो t ग्रेटर 0 पर, t ग्रेटर 0 पर
टी ग्रेटर देन 0 पर क्या हुआ बच्चों, ये राइट वाला खींच रहा है क्या, राइट वाला खींच रहा है, Yes. बकेट की रस्सी जुड़ी हुई है कि नहीं, इसमें रस्सी तो लगी हुई है इसमें, ये है, Yes. इसका मान लो m मास है, इसका मान लो m मास है, इसका m है। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ, इसके बीच में अगर फोर्स निकाले, इन दोनों को एक कर दो, अगर Yes, इन sir. दोनों के बीच में प्रॉपर डायरेक्शन निकालना हो तो इन दोनों को एक कर दो। Yes, sir. 6 मान में. इन दोनों को एक कर दिया मैंने। Yes, sir. अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है तो याद करो क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स, जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है, किस पर नहीं लग रहा है, m प्लस m इंटू डिवाइड बाई, तो अब 2m plus capital M. m प्लस m से ज्यादा है ना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 2m Yes, प्लस sir. तो f से कम Yes, हो sir. जाएगा ना। Yes, इसका sir. मतलब जब ये सिस्टम चलना शुरू कर देगा उस समय ये वाली रोप जो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है वो f से कम है, ये जो टर्म होगा बच्चों 1 से कम आएगा, उसके नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है तो 1 से कम आएगा, तो n की वैल्यू f से कम होगी ना। Yes. ऐसे ही इनके बीच में फोर्स निकालना हो तो उसको दो को एक कर दें, भूल गया, इन दो को एक कर दें, तो इनके बीच में अगर निकालना है इसको F2 अगर मैं कह दूं तो क्या होगा, जिस पर फोर्स नहीं लग रहा Small m plus capital डिवाइडेड M. बाय 2m प्लस इनटू अप्लाइड फोर्स, ये तो एक पिछली क्लास में बताया था। अब ये बताओ कि जब ये दोनों चीजें स्लाइड करना शुरू, सिस्टम स्लाइड करना शुरू हो जाएगा तब दोनों रस्सियों का फोर्स ब्लॉक पर अलग अलग होगा कि इक्वल होगा, F से कम तो दोनों है, ये भी F से कम है वो भी F से कम है, लेकिन जो कम है वो इक्वल है आपस में कि अलग अलग है, No, sir. अलग Equal अलग। नहीं है. तो अगर एक ऑप्शन में इसमें और बढ़ा दूं और एक ऑप्शन इसमें और बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं, लेफ्ट रोप का फोर्स F1 का है कि F2 का है, क्या का है, लेफ्ट वाले का F2. F2 लेफ्ट वाले का, मैंने F2 का है। अगर मैं एक ऑप्शन को बढ़ा देता कि at t greater than 0 F1 is not equal to F2 but less than F, ये Yes. सही हो जाता। Yes, sir. एक ऑप्शन और बढ़ा दूंगा, ऐसे ही करूंगा मैं एग्जाम उसमें क्वेश्चन जो दूंगा, यही क्वेश्चन में कहो संडे को थोड़ा सा चेंज करके और तुमसे गलत करवा लूं, है ना। तो ये हो गया लगभग, बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बाकी इसमें क्वेश्चन जो बचे हैं वो थोड़ा सा आपको अभी और कंस्ट्रेंट का हो जाएगा तो हो जाएगा। एक मैं अब क्वेश्चन आपको बता देता हूं उसके बाद बस जा सकते हैं। हाँ, यही बैठ कर टेस्ट देना ना, टेस्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इक्वल कर देता हूँ, उस दिन मैंने कहा था ना ऐसा कुछ, सब कुछ स्मूथ है, ये हम लोगों ने उस दिन डिस्कस करना शुरू किया था। दो ब्लॉक्स है, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, तो अगला अगला चैप्टर है, और दोनों की मासेस इक्वल है, रिलीज कर दिए थे उत्पल, उत्पल
Yes, sir. आदित्य आदित्य यस सर। बहुत लेट में क्यों बोल रहे हो आदित्य? सर देर से। बताओ, अगर दोनों को रिलीज कर दिया जाए तो क्या होगा? कौन किधर जाएगा? ए किधर जाएगा? ए फ्रिक्शन कहीं भी नहीं छोड़ दिया जाए सिस्टम में। ए किधर जाएगा? ए सर ए राइट जाएगा और बी बहुत नीचे बढ़िया, आएगा। बी किधर जाएगा? सर बी नीचे आएगा। नीचे मतलब कि यहाँ मेरा अगर तो इधर चला जाएगा तो ये यही नीचे मिलेगा मुझे। नीचे मतलब ये नहीं सर, नीचे मतलब ये। तुम इसको नीचे कह रहे हो कि इसको नीचे कह रहे हो? वर्टिकल डाउनवर्ड्स की डाउनवर्ड्स? किधर गिरेगा? नीचे गिर जाएगा। तो ये कह रहा है कि जब ये उधर फिसल के चला जाएगा तो ये यही पड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कह रहे हो नीचे कैसे गिर जाएगा? अगर नीचे ही गिरता सिर्फ तब तो यही मिलता ना, तो किधर जाएगा? मतलब यहाँ मिलेगा क्या? राइट और हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन, हाँ उसका रिजल्टेंट होगा। ये कैसे करेंगे? इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना, यही क्वेश्चन है। लेट अस फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एंड ए बोथ, ये निकालना है। Sir, is it g sin theta for A? That will not be among options. Safe answer ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हारा आंसर बिल्कुल सेफ है। हाँ, Yes, sir. समझ में? Sir, I could not hear you. Sorry. मैंने कहा जो तुमने बताया है ये चारों ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारा आंसर बिल्कुल सेफ है। इससे तुम्हें गलती नहीं, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इससे। अच्छा आंसर है, ऑप्शन में नहीं रहे। इतनी गलती कर दो या तो कि ऑप्शन में ही ना मिले तो भी बेहतर है, अच्छा है ना? इतना नहीं गलत करना है कि ऑप्शन में मिल जाए। पार्थ, Yes, sir. आप समझ पाए कि नहीं मेरी बात? समझ नहीं पाए? पार्थ, Sir, समझ गया। बहुत बड़े समझदार हो। आगे देखो, आप बताओ, जल्दी बताओ। उत्पल, उत्पल नहीं, लोग यही चेक करें किधर जाए, कुछ तो सोचो एक्सेलेरेशन कितना होगा। चलो, जैसे जिसकी बात की जाए उसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाओ। तो क्या करना है? अगर मैं नीचे वाले की बात करता हूँ, नीचे वाला कम से कम एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। कौन? ए की बी? ए किधर जाएगा? लेफ्ट। कौन ले जा रहा है लेफ्ट? कोई फोर्स होना चाहिए ना उसको लेफ्ट जाने के लिए। तो अगर जब ये मैं छोड़ दूंगा तो कुछ देर के बाद ये यहाँ मिलेगा, नीचे वाला इधर मिलेगा, वही रहेगा। कोई फोर्स है ही नहीं तो वही क्यों रहेगा? मतलब वही क्यों रहेगा? कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। इसका फोर्स अगर नॉर्मल का एक ऐसा, देखो उसको धक्का, इसका जो धक्का है उसका ये वाला कंपोनेंट है ना इसके ऊपर। चलो एक आदमी नहीं बना, कुछ मत करो तुम। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ मुझे। ए का फ्री बॉडी डायग्राम ये बनाओ, ये अलग करो। पहले क्वेश्चन लिख लो, ए का फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया सबने? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया? एन नहीं है, एन दूसरा कोई होगा चाहिए ना के लिए। ये दूसरा लिखना था तो देखो,
एन इतना छोटा क्यों हुआ यार, जैसे हम ये पोजीशन लेके थोड़ा ऊपर लेगा, तो छोटा क्यों बना, तो ये जो नहीं एन नहीं एरो बड़ा, तो एन का ऐसे में कर देगा। सर हाँ बताओ कृतिका। सर जी tan थीटा। जी tan थीटा चेक करते हैं, ये एंगल थीटा है। एफबीडी बनाते हैं, फ्री वेट डायग्राम। पहले तो ये तो याद रखो, ये तो किसी गलत नहीं होगा, कम से कम एक अगर फोर्स पर ही सिलेक्शन होना हुआ आईटी में, कि किसी एक फोर्स को दिखाओ और आईटी के काम में जो वहां भर्ती हो रही हो, जैसे सैनिक की भर्ती होती है जवानों की मिलिट्री में, जैसे दौड़ जाए वो, वैसे मान लो वहां पर गेट पर एक क्वेश्चन अगर खड़ा है, एफबीडी बनाओ, कोई एक कोई फोर्स दिखाओ अंदर, तो सबका हो जाएगा ना कि ये पक्का है। तो एमजी नीचे की तरफ और इसका नॉर्मल इधर की तरफ और एक ग्राउंड का नॉर्मल। बताओ और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स है क्या, और इसका एक्सेलरेशन किधर है, राइट। कितना मैंने मान लिया A1 मान लिया, कितना A1 मान लिया, ठीक है। अब जो उसका बनाते हैं दूरी, छोटे लाइन का, छोटे वाले का बनाते हैं एफबीटी। फोर्सेस बताओ, जल्दी बताओ फोर्सेस। एमजी बहुत बढ़िया, ये कौन बताया, और कोई बता दिया करो। एमजी और पावर किधर, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये कहा इसका, ये इस सरफेस पर तो रखा है, इसका नॉर्मल यही वाला है, इसका पेयर एन कितने जगह कांटेक्ट में है, बी दूसरे रिजिड बॉडी से कितने कांटेक्ट में है, एक ही जगह, तो एक नॉर्मल डायरेक्शन। जो ए है, ए उसका किसी रिजिड बॉडी से कितनी जगह कांटेक्ट है, दो जगह, तो दो नॉर्मल डायरेक्शन, सीधा सीधी बात। अब ये बताओ इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, अगर इसका एक्सेलरेशन अच्छा अगर ये फिक्स्ड होता बच्चों तो किधर होता, along the plane होता। अगर ये रुका होता, अगर ये रुका होता तब तो कोई चीज ऐसे स्लाइड करेगी, तब तो पता है, तो अरे ये तो जी साइन थीटा से पता ही है ना बच्चों। अगर कोई चीज फिक्स्ड हो, तो अगर ये फिक्स तो है नहीं, तो अगर कोई चीज फिक्स नहीं है, कोई चीज रुकी नहीं है, तो उसको रोकने का काम फिजिक्स में कौन सा चैप्टर करता है, रिलेटिव मोशन। अगर कोई चीज चल रहा हो और उसको रोक करके हमें समझना हो, तो रिलेटिव की बात करते थे। तो इसको मैंने लिख दिया ए रिलेटिव। ए रिलेटिव मतलब अगर ये नीचे वाला ना चल रहा होता, तब इसका एक्सेस इधर ही होता कि नहीं होता, है ना। लेकिन जिसके ऊपर चल रहा है उसके कांटेक्ट में भी है, तो कुछ इसका, इसके एक्सेलरेशन का एक इफेक्ट इधर भी होगा इसके इक्वल। बात समझो भाई, ये थोड़ा थोड़ा पीछे भी जाएगा, इसके साथ ही तो है, इसी के ऊपर तो है। तो जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, वो चीज इधर जा रही है, उधर तो मैं जाऊंगा ही। जैसे अर्थ, क्या हम लोग सन से किसी एक ही डिस्टेंस पर है क्या हमेशा, हम लोग तो ऐसे घूम रहे हैं। तो जिसके ऊपर हम हैं, जिसके ऊपर हम हैं, जिस सरफेस पर मैं हूं, जैसे मैं इस पर चल रहा हूं, लेकिन अर्थ भी तो चल रही है, तो मैं वो भी चल रहा हूँ और स्लाइड अलग कर रहा हूँ। तो जिस सरफेस पर मैं हूं उसका जो एक्सेलरेशन है, अगर मैं उसके कांटेक्ट में हूं तो उसके बराबर तो रहूंगा ही। तो जो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा बच्चों, इन दोनों का ऐसे आ जाएगा, ऐसा
ये पहली बात तो ये समझो, ये समझे। एक तो है कि जब फिक्स रहता ऐसे गिरता ना, उस पर है उसका भी बस ये हो गया। अब इसमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, हम आपको थोड़ा सिंपल कर देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी कंफ्यूजन कुछ बात? हाँ यस सर। बात ये, अब देखो जरा, अब देखो जरा नीचे अगर मैं डॉट से दिखा दूं, इसका नाम क्या था? ए। इसका एक्सेशन इधर है कि नहीं? ए1 बोलो। और इसका एक्सेशन किधर है? इसका इधर भी है कंपोनेंट, कितना का? और ये कंपोनेंट कितना? बोलो तो ठीक है। ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल। इसका ऑल्टरनेटिव तो है ये, ठीक होगा। अब देखो बच्चों, अब क्या काम है? अब काम ये है कि ये बताओ कि पूरे सिस्टम की अगर बात की जाए तो पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? देखकर फिगर देखकर बताओ। अगर मैं दोनों को एक सिस्टम मान लूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? अरे यार जीरो है, मैंने छोड़ दिया है ना। तो पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल से कोई धकेल या खींच रहा है बाहर से, तो जीरो है ना। नहीं समझे बात? फिगर देखो, दोनों को छोड़ दिया गया ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, नीचे ग्राउंड का नॉर्मल डायरेक्शन है। लेकिन अगर दोनों को हम एक सिस्टम की बात करें तो क्या बाहर से खींचने वाला कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं है ना। तो नेट फोर्स कितना है? एफ नेट होता है, अगर अगर किसी भी सिस्टम में हम अगर किसी सिस्टम की बात करें और उस सिस्टम में एक से ज्यादा बॉडीज हो और उसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखना हो, तो उसको हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम। न्यूटन्स लॉ, अभी तक हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी, बॉडीज नहीं ना, बॉडी की बात करते थे। न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम ऑफ बॉडीज। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि अगर किसी सिस्टम ऑफ बॉडीज, अगर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा बॉडीज हो और सबका एक्सेलरेशन अलग अलग हो, तो उसके लिए न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं ये हम लोग अब पढ़ेंगे। पहले अभी मैं छोड़ देता हूँ इसको, अभी नहीं कर पाएंगे। मैंने जो पढ़ा है मुझे याद आया ना, ये नहीं पढ़ा है ना अभी। हाँ तो अभी पढ़ा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी इसको ऐसे रहने दो, जो कर पाए वो कर लें। और अब हम लोग इस वीक में इसके बारे में पढ़ करके फिर टेंशन शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।